उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा यूपी जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ और भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल यह कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? रुपया नहीं है पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस किस देश की मुद्रा रुपया है। चलिए एक ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मांगा साइलेंट है। ट्रिक को याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। एक किस्सा मैं आपको सुना दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में गए थे तो वहाँ की एक एंकर ने उनसे पूछा था कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल दे देंगे, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो मान लीजिए वही मामा श्री हैं जिसने भाई से पाकिस्तान मांगा। इस तरह से आपने ट्रिक याद कर ली। अब इससे आप लोग जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस देश की मुद्रा रुपया है। मालदीव, मामा से पहला हो गया मालदीव, उसके बाद दूसरा हो गया माँ से मॉरिशस, उसके बाद श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत हो गया, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स और पाकिस्तान से पाकिस्तान। तो इतने देश हैं जहां की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो इंडोनेशिया की बिल्कुल रुपया है, मॉरिशस की भी है, पाकिस्तान की भी है, लेकिन जो बांग्लादेश है यहाँ की मुद्रा रुपया नहीं है, बल्कि क्या है? टका है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। अब देखिए दर्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक आपको मैं बता दूं, जिससे आपको भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। पहले कश्मीर एक ही में था, कश्मीर और लद्दाख, लेकिन अब इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। दोनों को आप एक ही में करके याद करिए। कश्मीर के लिए ट्रिक जो आपकी हुई है कि काजी बाबू के पीर। कश्मीर जो है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम्स लोग जज को क्या कहते हैं? काजी। मिसाल सुना है ना, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा? काजी। तो काजी बाबू के पीर, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। का से आपका हो गया कराकोरम दर्रा, जी से आपका जोजिला दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा और पीर से पीर पांजाल दर्रा। तो कश्मीर के ये प्रमुख दर्रे हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों के लिए ट्रिक है हिमाचल की बासी रोटी। ट्रिक भूल जाती है, कैसे याद करेंगे? हिम, हिम मतलब हिमाचल में हिम आता है ना, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। कोई भी चीज़ ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बर्फ़ में रखते हैं, ठंडा करते हैं। तो मान लीजिए रोटी बासी हो गई, आप चाहते हैं वो ख़राब ना हो, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? फ्रीज में, यानी कि हिम में रखेंगे। तो इस तरह से हिमाचल की बासी रोटी आपने याद कर लिया। हिमाचल से आपने ये जाना कि हाँ हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। बासी रोटी आपकी ट्रिक हो गई। बा से आपका बड़ा लाचा दर्रा हो गया, सी से आपका शिव किला दर्रा हो गया और रोटी से रोहतांग दर्रा हो गया। चलिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अटल सुरंग बनाई गई है वो किस दर्रे में बनाई गई है और वो कहाँ पे स्थित है? चलिए सिक्कर दर्रों की बात करें तो उसके लिए ट्रिक है सिक्किम पेनाज। मान लीजिए कोई सिक्किम का आदमी है, ठीक है, तो वो अपने आप पे नाज कर रहा है कि भाई हम सिक्किम के हैं। तो इस तरह से सिक्किम पे नाज आपने ट्रिक याद कर लिया। ना से आपका हो गया नाथुला दर्रा और ज से आपका जलेपला दर्रा हो गया। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड
इसके लिए ट्रिक है उत्तराखंड की मालिनी। हेमा मालिनी को जानते हैं आप लोग, मान लीजिए हेमा मालिनी का घर उत्तराखंड है, उत्तराखंड घूमने गई होंगी, तो उत्तराखंड की मालिनी, तो यहाँ से माँ से आपका माना दर्रा, ली से आपका लिपुलेख दर्रा और नी से आपका नीति दर्रा। तो ये माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है अरुण ने बीज बो दिया। अब देखिए अरुण से आपने याद कर लिया अरुणाचल प्रदेश, मेन आपके ट्रिक है बो दिया। बो से आपका बोमडिला दर्रा, दी से दीपू दर्रा और या से आपका होगा यांगलाप दर्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ प्रमुख दर्रे याद कर लिए। अब बिना ट्रिक के भी कुछ दर्रे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं देख लीजिए। तुजु दर्रा मणिपुर में, केरल में पालघाट दर्रा है। सिनकोट दर्रा तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में भोरघाट और थालघाट दर्रा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की? सार्क के देश में कौन कौन आते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सार्क के जो सदस्य हैं पहले 8 थे, फिर एक बढ़ गया है। ठीक है, उसकी ट्रिक आप देखिए। श्री भूटान ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई, ये ट्रिक है सार्क के देशों की। श्री ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई, तो श्री से श्रीलंका, भूटा से भूटान, ने से नेपाल, माल से मालदीव हो गया और पाकर से पाकिस्तान हो गया। भारत शब्द ही भारत को दर्शाता है। में से म्यांमार हो गया। अफवाह से आपका होगा अफगानिस्तान और बनाई लगभग बांग्लादेश जैसा बोलने में लगता है। तो इस तरह से श्री भूटान ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई, ये आपकी ट्रिक हो गई। और आपने क्वेश्चन से ये समझ लिया कि सार्क में कौन कौन से देश हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जो सार्क देशों की वर्चुअल बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी किसने की थी? तो हमारे देश भारत ने की थी। अब देखिए सार्क का फुल फॉर्म आपको पूछ देता है हिंदी में दक्षेस के नाम से, कभी कभार इसको पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू नेपाल में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अमजद हुसैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ रचना है आपकी किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। अब देखिए आनंद मठ से ही जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। अब देखिए आनंद मठ तो आपने जान लिया प्रसिद्ध है, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ और रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं वो आप ट्रिक से याद कर लो। अब दो कवि, अब दो, एक नहीं दो, अब दो कवि। तो अ से आपका आनंद मठ, ब से आपका वंदे मातरम, दो से दुर्गेश नंदिनी, ये किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। क से आपका कपाल कुंडला और वी से आपका विश्व वृक्ष। तो इस तरह से आपने बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं को ट्रिक के जरिए याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में किया था? तो नवपाषाण काल में किया था। हालांकि आग की जो जानकारी थी मानव को पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नवपाषाण काल से उसने शुरू किया। और कृषि यानी कि खेती भी नवपाषाण काल से ही मनुष्य ने शुरू किया। सबसे पहले जौ की खेती की थी। पालतू कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को बनाया था। कब बनाया था? मध्य पाषाण काल में। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग मानव ने शुरू किया था। चलिए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब देखिए 3 रेखाएं प्रमुख हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब ये तीनों रेखाओं को 3 नदियां हैं जो कि 2 बार काटती हैं। उसके लिए ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, माली कम भूखा है। ठीक है, माली कम भूखा है। अब देखिए माँ से आप मकर रेखा याद करेंगे और ली से आप लिम्पोपो नदी याद रखेंगे, यानी कि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है।
ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अब कर्क रेखा की बात करें तो उसके लिए ट्रिक है कम। माली कम भूखा है तो कम, तो एक क से आपका हो गया कर्क रेखा और फिर म से आपका हो गया माही नदी। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। भूखा, भू से आपका भूमध्य रेखा और का से आपका कांगो नदी, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं किस महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और अफ्रीका में ही लिम्पोपो नदी और कांगो नदी है। और ये दोनों नदियाँ क्रमशः माली नदी और ये क्रमशः दोनों नदियाँ जो है वो मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कम भूखा है, तो क से आपका कर्क रेखा और म से माही नदी, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है वो किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रसिद्ध नारे और वचन और किसका वचन है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने एक कथन कहा कि भारतवर्ष को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन कब्जे में रखा जाएगा। किसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। अब देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है, तो ये पूरी एक पोएम है। ये किसकी है, अल्लामा इकबाल की है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की है, आनंद मठ उनकी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अब जनगण मन अधिनायक यानी कि राष्ट्रीय गान ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिएगा जब इंडिया मर जाए, तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था भगत सिंह ने, इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। और दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। करो या मरो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए, पूर्ण स्वराज ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। वेदों की ओर लौटो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चलिए लौटते हैं उस क्वेश्चन पे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए, आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। और भारत छोड़ो ये नारा महात्मा गांधी ने दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यानी कि जो झंडा गीत है उसके रचयिता कौन है, तो श्याम लाल गुप्ता है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये चित्तरंजन दास का कथन है। मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, और इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। तो मौत से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी का कौल है, कथन है। और हमने घुटने टेक रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिला, ये भी महात्मा गांधी का कथन है। अगला सवाल कि अकबर ने किस उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था, जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तब उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अब देखिए, अकबर के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था और 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। पहले वो हरम में रहता था, ठीक है। उसके बाद 1562 ईस्वी में ही उसने तीर्थ कर समाप्त किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जजिया कर इसने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। जजिया एक प्रकार का भूमि कर था जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं से वसूला जाता था। तो इसको 1564 में अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब आकर फिर से इसको लागू कर देता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था। इबादत खाने का निर्माण करवाया था। प्रारंभ में सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु इसमें रहते थे, लेकिन बाद में इसमें सभी धर्मों को आने की अनुमति मिल गई। तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण हुआ और 1578 में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति हो गई। मजहर की घोषणा की थी 1579 में। एक प्रसिद्ध धर्म इसने बनाया था दीन इलाही। दीन इलाही 1542 में इसकी स्थापना की। ये धर्म पूरी तरह से असफल हो गया। इसका हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने विरोध किया। हिंदुओं ने ये कह के विरोध किया कि ये तो इस्लाम धर्म का एक परिवर्तित रूप है, जबकि मुसलमानों ने ये कह के इसका विरोध किया कि हमें इस्लाम धर्म से भटकाया जा रहा है। एकमात्र हिंदू ने इस धर्म को अपनाया था जिसका नाम था बिरबल। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। तो ये अकबर द्वारा किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कार्य करवाने पर वो अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। तो 1986 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अब देखिए, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पे प्रावधान है। अच्छा, आर्टिकल 14 में यानी कि अनुच्छेद 14 में किस बात का जिक्र है, किस बात का प्रावधान है? तो आर्टिकल 14 समता या समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, और अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरह से अगर आप लोग कूट को देखें तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता शब्दों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1976 में। इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न जो बनते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में होती है। संविधान की जो प्रस्तावना है कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो इसका मतलब क्या है कि संप्रभुता जो है वो हम में यानी कि जनता में, भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान में देश का जो नाम उल्लिखित है वो है इंडिया और भारत। हिंदुस्तान शब्द
इंडिया को कहते हैं हिंदुस्तान, आम जनता कहती है, लोग कहते हैं इतिहास में है, ठीक है। इसको आर्यवर्त भी कहते हैं, लेकिन संविधान में इन नामों का जिक्र नहीं है। भारत और इंडिया ये दो नाम संविधान में उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन के तहत हुआ था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इसी संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी आदि शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देखिए वही क्वेश्चन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और एकता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में ये बात कही गई है। और प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। चलिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, कुछ याद आया? क्या याद आया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, अहमदाबाद में ही स्थित है। इसी शहर को स्पोर्ट सिटी के नाम के तौर पर विकसित किया जाएगा। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई? तो शुरुआत तो की गई थी दिल्ली में, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो राशन बांटने वाली जो योजना है ये केंद्र सरकार की है, आप इसमें प्रधानमंत्री घर घर इसमें आप मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसका नाम करके आप नहीं योजना को चला सकते, इसलिए इस पर काफ़ी विवाद है। बहरहाल आप याद रखिए, घर घर राशन योजना इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली में, ठीक है। अब ये योजना आगे चलती है कि नहीं चलती है देखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला ने जीता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस खिलाड़ी को आप पहचान रहे होंगे, यह है भारतीय महिला पहलवान, इनका नाम है विनेश फोगाट, ठीक है। इन्होंने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीता है हाल ही में। चलिए, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। चलिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी सन 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम के नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। मोटेरा, गुजरात के मोटेरा में ये स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैं भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। MM अली अनअकैडमी पे सर्च कीजिएगा जाके, तो आपको हम मिल जाएंगे। पूछा जा रहा है कि ये जो अनअकैडमी है इसके ब्रांड एम्बेसडर, जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लेजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जीती है, ठीक है। वर्ल्ड सेफ्टी रोड सीरीज किसने जीती? इंडिया लीजेंड ने। किसको हराया था? श्रीलंका लीजेंड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सचिन तेंदुलकर आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सन 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो दीपिका पादुकोण को उनकी फिल्म छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। चलिए, इन पे अभी डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। पहले दादा साहब फाल्के से संबंधित कुछ और तथ्य मैं आपको बता दूं, ठीक है। मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए, ठीक है। तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। अब देखिए, हाल ही में 2 या 3 दिन पहले ये जो इंडियन नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें
कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उनकी फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए। ठीक है, संयुक्त रूप से ये जो हैं धनुष और वाजपेयी, ठीक है, इन दोनों को, मनोज वाजपेयी, इन दोनों को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो छिछोरे मूवी को मिला है। सुशांत सिंह राजपूत इसमें लीड रोल में थे। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो कंगना रनौत हैं, और धनुष और मनोज वाजपेयी बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो उत्तर प्रदेश में इस बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। उससे पहले केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था, निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने भी बजट भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट पेश किया था जो कि पेपरलेस था। ठीक है, टैब में ये बजट पीडीएफ के तौर पर दिया गया था। इससे पहले सूटकेस में आता था, ठीक है, पेपर वाला होता था, लेकिन इस बार पेपरलेस दिया गया। ठीक है, और पहला राज्य उसके बाद उत्तर प्रदेश बन गया जहाँ पे पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो आपको बताना है नर्मदापुरम, ठीक है, अटलपुर या फिर अब्दुल कलाम या फिर जेटलीपुर। तो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर है, इसका नाम बदल के रखा गया है नर्मदापुरम। चलिए, गणतंत्र दिवस सन 2021 की परेड में द्वितीय स्थान किसकी झांकी को मिला। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर की झांकी थी उसको इस बार 72वें गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस में कुल 72 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। ठीक है, अब देखिए दूसरा पुरस्कार जो आपसे पूछा जा रहा है किसको मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा की जो झांकी थी उसको दूसरा स्थान मिला। ठीक है, जबकि देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी को, उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, चलिए अब राम मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को इसका इनॉग्रेशन किया था, इसकी आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण नागौर शैली मंदिर वास्तुकला में किया जाएगा। इस मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। 161 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा। ठीक है, चलिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है वो कितनी है, 86वीं है। ठीक है, 86वीं है। ठीक है, 2020 में भारत 86वें स्थान पर रह गया। ठीक है, भारत आखिरी पायदान से 6 पायदान फिसल गया है पिछली बार। ठीक है, इस वर्ष भारत रैंकिंग में भारत को 100 में से 40 अंक मिले हैं। ठीक है, 80 स्थान पे पहले था, 6 स्थान फिसला, 86वें स्थान पे चला गया। न्यूजीलैंड, डेनमार्क ये दोनों देश इस साल शीर्ष पर हैं। ठीक है, सोमालिया और दक्षिण सूडान, ठीक है, ये अंतिम स्थान पर हैं।